नमस्कार। स्वागत है आप सबों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। स्वच्छंद एकेडमी डेडिकेटेड है टीचिंग एक्सीलेंस के लिए, डेडिकेटेड है आपके रिजल्ट के लिए। ये जो प्लेटफॉर्म हमने डेवलप किया है नेट जेआरएफ के लिए, और इसमें हम आप सबको मदद करेंगे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में। दोनों तरह की क्लासेस होगी। चैनल पे आपको निःशुल्क सेवा भी मिलेगी, गाइडेंस मिलेगा, ट्रिक्स मिलेंगे, और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो आपको इसमें लिंक में प्रोवाइड करेंगे, जो स्पेशली डेडिकेटेड होगा नेट जेआरएफ के लिए। और उसमें हम आपको डिटेल में सारा इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे जो नेट जेआरएफ के लिए ज़रूरी है। समय समय पर जो अपडेट है एनटीए का, यूजीसी का, वो अपडेट भी यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, और हाईली प्रोफेशनल तरीके से आपके साथ हम आपके रिजल्ट तक चलेंगे। और आफ्टर रिजल्ट आप इस नेट के सर्टिफिकेट को और जेआरएफ के सर्टिफिकेट को किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, उस यूटिलाइजेशंस में भी हम आपको गाइड करेंगे, आपकी मदद करेंगे। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि यदि हम और आप नेट जेआरएफ करना चाहें तो कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें और क्या पहले तैयार करें। देखिए, यदि आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है तो नेट जेआरएफ आपके लिए नहीं है। नेट जेआरएफ उनके लिए है जिन्होंने मास्टर्स में एडमिशन लिया है, यानी आप एमए कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप एमए कर चुके हैं, ठीक है। यदि आपने किसी भी सब्जेक्ट में एमए किया है तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए नेट और जेआरएफ। अब बात आती है नेट कौन दे सकता है, जेआरएफ कौन दे सकता है। नेट कोई भी दे सकता है, उसमें कोई एज लिमिट नहीं है। और नेट क्वालिफाई करने पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है, जीवन भर के लिए। यानी जब तक आपका एज बचता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस सर्टिफिकेट नेट। मैं बता दूं, मैंने 14 बार नेट को क्वालिफाई किया है। दरअसल मैं हर बार नेट में अपीयर हो जाता था, बस ज्योग्राफी से प्यार के कारण, कि बदलते पैटर्न को देखता था। ज़रूरत जो थी मेरी नेट की वो पहले ही 2014 में ही जेआरएफ हो चुका था, तो उसके बाद मुझे नेट जेआरएफ की ज़रूरत नहीं थी। इवन देन मैं अपीयर होता था अपने आप को अपडेट करके रखने के लिए जेआरएफ से रिलेटेड। आज उस अपटूडेशन को यूज़ करने का वक्त आ गया, अपने अनुभव को। और ये सारे ओरिजिनल क्वेश्चंस जो मेरे पास पहले के पड़े हैं कुछ, उन सारे क्वेश्चंस को, ऑनलाइन क्वेश्चंस को कलेक्ट करके हमारी टीम एक बेहतरीन क्वेश्चन कलेक्शन पीडीएफ और मटेरियल बनाने में लगी है ज्योग्राफी का, जो आपसे शेयर करेंगे। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और जो हमारा आगे जो ग्रुप बनेगा व्हाट्सएप पे या जहाँ भी, उस पर हम शेयर करेंगे। चैनल पे भी हम आके आपको गाइड करेंगे 100% कि कैसे आप इन वन चांस जेआरएफ क्लियर करें। दो बातें और बता दूं आपको कि हमारे यहाँ सिर्फ ज्योग्राफी के लिए नेट जेआरएफ नहीं है, बल्कि हमारे पास फैकल्टी जो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ हैं वो पॉल साइंस के लिए भी हैं, हिस्ट्री के लिए भी है, और सोशियोलॉजी के लिए भी हैं, और हिंदी साहित्य के लिए भी हैं। तो उन सब का आपको साथ मिलेगा। आपका यदि इनमें से कोई भी यदि आपका सब्जेक्ट है, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, या इकोनॉमिक्स हो, मैं बता दूं सोशियोलॉजी हो, या फिर हिंदी साहित्य हो, तो आप बेझिझक उसको ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो आप बने रहेंगे इस चैनल पे। अभी जो 10 to 20 मिनट्स की ये क्लास है, इस क्लास में हम आपसे चर्चा करेंगे कि नेट जेआरएफ में जो 2 पेपर होते हैं आपको पता होना चाहिए। ऑनलाइन क्वेश्चन है, सबसे पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, पेपर 1 है और पेपर 2 है। तो पेपर 2 जो होता है ये आपका सब्जेक्ट में आपकी जो विशेषता है वो देखता है, आपको सब्जेक्ट के बारे में पूछता है। ये आपका सब्जेक्ट होता है, जिस सब्जेक्ट से आपने स्नातक किया है आपका सब्जेक्ट होता है। लेकिन पेपर 1 जो है ये सबके लिए कॉमन होता है, ठीक है, ये सबके लिए एक ही होता है, कॉमन होता है। और यही जो है आपका नेट होगा या नहीं, जेआरएफ होगा या नहीं, ये तय कौन करता है? पेपर 1 ही तय करता है। 90% छात्रों से जो मेरी अपनी बातचीत है, जो जिन छात्रों से, उनमें 90% छात्रों से मुझे यही पता चला कि उनको समस्या पेपर 1 में होती है। तो आज हम पेपर 1 की बात करेंगे, ठीक है। पेपर 1 में जो सबसे मेन पॉइंट है कि इसमें 10 यूनिट है। टोटल कितने यूनिट है? 10 यूनिट। और ये जो 10 यूनिट है, प्रत्येक यूनिट से 5 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक से। इसमें कहीं कोई
गलती और उल्टा पुल्टा नहीं होता, एक ट्रेंड बना हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है आपका, टोटल क्वेश्चंस वो होता है 50 क्वेश्चन। अब ये जो 50 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये जो 50 क्वेश्चंस हैं, इसी 50 क्वेश्चंस से आपका पूरा नेट जेआरएफ डिपेंड करता है। मेरा मानना है यदि इस 50 में 45 स्कोर कर लें कोई भी, जो बहुत रेयर होता है, 40 भी स्कोर कर ले कोई, या 35 भी स्कोर कर ले कोई, तो उसका जेआरएफ पक्का है। देखो, नेट होने से आपको सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन यदि आप जेआरएफ हो जाते हैं तो सर्टिफिकेट के साथ इस अवार्ड का लाभ ये है, बहुत आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है डिपार्टमेंट्स में जहाँ कहीं भी आप इनरोल होते हो पीएचडी के लिए, और साथ ही साथ आपके पीएचडी में इनरोलमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक बार आप पीएचडी में इनरोल हो गए तो समझो आप 25 से 30 लाख रुपया सरकार अगले 5 साल में आपको देने वाली है। और 30 लाख रुपए कम नहीं होती। घर बैठे सरकार यदि 25 से 30 लाख रुपया आपको देती है 5 साल में, 30 लाख तो एक साल में 6 लाख, ठीक है, 25 से 30 यदि 5 साल तो 5 से 6 लाख रुपया सालाना पर एनम, सोचो जरा। तो लगभग आपको 45 से 47,000 तक, 45,000 तक आपको पहले 39 तक होता था, 45 बढ़ा है कुछ, तो 45,000 रुपये पर मंथ आपको एज अ सैलरी सरकार देती है रिसर्च के लिए। ये बहुत बड़ा अमाउंट है और फाइनेंशियली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकता है, और इसकी मदद से आप अपनी दूसरे जो तैयारी है उनको भी कंटिन्यू कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक अच्छा रिसर्चर भी बन सकते हैं, अच्छी रिसर्च कर सकते हैं, जर्नल लिख सकते हैं, जर्नल में आर्टिकल लिख सकते हैं, और इसके अलावा पेपर पब्लिश करा सकते हैं, बुक पब्लिश करा सकते हैं, बुक रिव्यू लिख सकते हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन होता है, ठीक है, यदि जेआरएफ हो जाता है किसी का। चूँकि मैं जेआरएफ हूँ और मेरे साथ में जो हैं सब वो जेआरएफ वाले हैं, तो मैं इस चीज़ को बेहतर समझता हूँ कि किस तरह से आपको ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ कि ठीक है, पेपर 2 तो हमने मास्टर्स में यानी स्नातक में पढ़ा है। जैसे मान ले आप ज्योग्राफी से एमए हो, तो भूगोल से यदि आपने स्नातक किया है तो पेपर 2 में आपको दिक्कत नहीं होगा यदि आपने ईमानदारी से स्नातक किया है, और थोड़ी आपकी जो रणनीति हो, एग्जाम परीक्षा अनुरूप रणनीति यदि हो, थोड़ी गाइडेंस आपको ऐसा मिल जाए कि एग्जाम ओरिएंटेड जो ट्रेंड है एग्जाम का उसको आप समझ के प्रिपेयर कर लो, तो आपको जेआरएफ होने में कोई नहीं रोकेगा, बशर्ते पेपर 1 में ये स्कोर करो, ठीक है। इसी तरह कोई यदि पॉलिटिकल साइंस से एमए है, स्नातक है, तो फिर पॉलिटिकल साइंस के एमए का नॉलेज उसको यहाँ पे बहुत काम आने वाला है। हर एक सब्जेक्ट में जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्वेश्चन होता है सेकेंड पेपर का, वो आपके एमए के स्नातक के ही सारे के सारे यूनिट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पेपर 1 में जो 10 यूनिट है, उन 10 यूनिट को कैसे तैयार करेंगे, तो आपको कोई 2 ऑथर की बुक लेनी चाहिए। एक का नाम है केवीएस मदान, ठीक है, केवीएस मदान नाम है। ये ऑथर बड़ा वायरल और पॉपुलर ऑथर है, और आजकल हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मदान की बुक मिल रही है। तो आप केवीएस मदान को ले सकते हो अपने प्रैक्टिस के लिए, बेहतरीन प्रैक्टिस करवाता है ये सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। या फिर आप ट्रूमैन्स जो है उनका भी बुक ले सकते हो, ठीक है, ट्रूमैन्स का भी आप बुक ले सकते हो। तो ये 2 बुक है, अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में, दोनों ही माध्यम के लिए बेहतरीन बुक है पेपर 1 के लिए। अब पेपर 1 में कहाँ पे पेच फंस जाता है, कहाँ बच्चा रह जाता है। देखो 10 यूनिट जो है, 10 यूनिट 10 तरह का है, डिफरेंट है। जैसे एक यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, पहला यूनिट क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड में 5 से 6 डिफरेंट चैप्टर हैं, और उन चैप्टर्स के जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं एग्जाम ओरिएंटेड, उसको यदि बच्चे को रटा दिया जाए, समझा दिया जाए, पढ़ा दिया जाए, उसका प्रैक्टिस करवा दिया जाए, तो पेपर 1 के 5 में, ये यूनिट 1 के 5 में 5 क्वेश्चन हो जाए। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, वैसे ही रिसर्च मैथडोलॉजी है, और जो रिसर्चर्स हैं उनको पता है कि रिसर्च क्या होता है,
इथिकल रिसर्च क्या होता है, यानी इथिक्स, रिसर्च में नैतिकता क्या होती है, रिसर्च में हम आंकड़ों का संग्रह, डाटा इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, डाटा कलेक्शन कैसे करते हैं, रिसर्च के मेथडोलॉजी जो है डिफरेंट डिफरेंट वो क्या है। तो शोध से संबंधित, रिसर्च से संबंधित यदि बेसिक जानकारी किसी के पास है तो यहां भी 5 क्वेश्चंस में उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी हम लोग आपको गाइड करेंगे ही, डिटेल में गाइड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरीके से यदि आपको थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज है, यानी कंप्यूटर और इंटरनेट से रिलेटेड जो बेसिक इंफॉर्मेशन यदि आपके पास है तो फिर आप 5 क्वेश्चन में बाजी मार लेंगे। और आजकल आज साधारण क्वेश्चन नहीं पूछता है, आपको एक्सेल का फॉर्मूला पूछ रहा है। ये नहीं कि पूछेगा कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, जमाना चला गया। शॉर्टकट कीज पूछे जा रहे हैं, ठीक है, एक्सेल के फॉर्मूलाज पूछे जा रहे हैं, कई सारे टेक्निकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। यानी कंप्यूटर में भी अच्छी जानकारी चाहिए तब पांचों में पांचों सही होगा, ठीक है। इवन इसके जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं कि जावा, ओरेकल, C++, इनमें कुछ पहचानने देता है कि कौन सा लैंग्वेज किस तरह का है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तक की भी बेसिक जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो आपके पास होनी चाहिए। एक आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला सिस्टम जो गद्यांश बोलते हैं, 5 क्वेश्चन गद्यांश से आता है, इसमें सब लोग बाजी मार लेता है क्योंकि गद्यांश का लेवल उतना जटिल नहीं होता IAS की तरह, CSAT की तरह गद्यांश का लेवल उतना जटिल नहीं होता। आप इजीली 5 क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो देखो यहीं पे कितने यूनिट हो गए, 1 2 3 4 यूनिट हो गए। फिर मेंटल मैथ है जिसमें आप रीजनिंग मेनली देखते हो, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होता है। एनवायरमेंटल स्टडी है, EVS है। पर्यावरण से संबंधित 4-5 क्वेश्चन होता है। क्योटो प्रोटोकॉल पहले जो पूछता था पर्यावरण में, क्योटो प्रोटोकॉल कब कहाँ हुआ, कब हुआ, या पृथ्वी अर्थ समिट कब कहाँ हुआ, अभी रिसेंटली जो पेरिस कन्वेंशन हुआ है या किगाली समिट हुआ है। तो जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे एफर्ट्स किए जा रहे हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, क्वेश्चन विल कम फ्रॉम देयर। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन एनवायरमेंट में, या टेक्निकल क्वेश्चन जैसे इकोसिस्टम, इकोटोन क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। 5 क्वेश्चंस आते हैं एनवायरमेंट से, और मेरा मानना है कि 5 में से 3 क्वेश्चंस जो हाल फिलहाल में हुई घटनाएं हैं उनसे जोड़ के ये पूछते हैं। तो एनवायरमेंट में भी दिक्कत नहीं है। तो कोई कहाँ दिक्कत है, 1 2 3 4 5 6 6 5 30 क्वेश्चन तो यही हो गए, इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मेंटल मैथ देख लिया, रीजनिंग के अलग 5 क्वेश्चंस होते हैं, मैथ्स से अलग होता है, रीजनिंग से अलग होता है। तो मैथ्स के अलग क्वेश्चंस हो गए जिसको मैंने मेंटल मैथ कहा। अंकगणित से भी क्वेश्चंस होते हैं, तो मैथ और रीजनिंग दोनों से 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। कुल मिला के जो 10 यूनिट है, मैं सीधी बात करूंगा मोटा मोटी, इन 10 यूनिट को 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे साथ में। मैं बता दूं, मुझे कभी भी आज तक पेपर 1 में 35 से कम नहीं आया है, हमेशा 35 प्लस रहा है। पेपर 2 में क्वेश्चंस के पैटर्न बदलते रहते हैं तो उसमें फ्रैक्चुएशन होता रहता है, क्योंकि बिना रिवीजन के जाने के बाद एवरेज मार्किंग होती है, ठीक है। तो एवरेज मार्किंग के बावजूद मैं पेपर 2 में हमेशा जो है 120 प्लस रहा हूँ, 117 प्लस रहा हूँ, और पेपर 1 में मैं 35 तो ऐसे ही क्रॉस कर जाता हूँ। तो 35 का मतलब 7 यूनिट तो हवा हवा में हो जाता है। बाकी के जो 3 यूनिट है उसमें से कुछ यूनिट्स को मैं जानबूझ के छोड़ देता हूँ, इसलिए क्योंकि टाइम इधर किल ना हो जाए, क्योंकि जो टाइम है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे 150 क्वेश्चंस हैं और 150 क्वेश्चंस में 180 मिनट है आपके पास, तो 140 क्वेश्चंस में 180 मिनट्स जो है, इसमें बहुत टाइम मैनेजमेंट की जरूरत होती है। गद्यांश आपका समय ले लेता है, तो आपको एक अच्छी रणनीति बना के जानी होती है, स्पीड बना के जानी होती है कि मैं पैसेज में ना फंसूं। मेंटल मैथ भी कैलकुलेशन में काफ़ी समय ले लेता है, रीजनिंग भी समय ले लेता है। मैंने कहा कि कुछ क्वेश्चंस को मैं छोड़ देता हूं, सिर्फ इसलिए छोड़ता हूं क्यों, क्योंकि मैं सोचता हूं कि यदि इसमें समय गंवाया तो फिर चला जाऊंगा पेपर 2 में, तो वहां समय कम हो जाएगा। तो यदि टाइम मैनेजमेंट मैं कर लूँ, आप करवा लें टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस कर करके, तो आपको फिर 50 में 50 इधर भी अटेम्प्ट करना है, 100 में 100 उधर भी अटेम्प्ट करना है, और पूरी शिद्दत और ताकत से अटेम्प्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 7 यूनिट बहुत ईजी है। 3 यूनिट के लिए, जैसे मैथ्स वाला यूनिट है, रीजनिंग वाला यूनिट है, उसमें थोड़ी सी अभ्यास की आवश्यकता है और कुछ अच्छे कंटेंट की आवश्यकता है। तो कंटेंट भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे और साथ ही साथ अभ्यास भी करवाएंगे आपको। और पेपर 1 में मेरी गारंटी रहेगी 35 प्लस, 40 प्लस की गारंटी रहेगी। 35 तो मजाक मजाक में आ जाता है, 40 प्लस की गारंटी रहेगी। और विश्वास मानिए, यदि पेपर 1 में 40 प्लस आप हो गए तो पेपर 2 में ज़्यादा दिक्कत नहीं है और आपका JRF कोई नहीं रोकता। जिसका भी JRF रुका है
वो यदि सही से अपना मूल्यांकन करें तो उनको पता चलेगा कि पेपर 1 ही उनका रुक जाता है। कोई कोई अपवाद होता है कि पेपर 1 बेहतर होने के बावजूद पेपर 2 में ही डूब जाता है। अपने सब्जेक्ट में डूबने का मतलब है कि तैयारी में बहुत कमी है। पेपर 1 में डूब रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको एक मेंटोर की ज़रूरत है जो आपको मदद करे, थोड़ा सा अपलिफ्ट करे कुछ यूनिट्स में जहां आप फंस रहे हैं। तो हम इस चैनल पे नेट जेआरएफ के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी अभ्यास कराएंगे। पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ाने के लिए हम जो हमारा ऐप है स्वच्छंद लर्निंग ऐप, वहां हम कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। मार्केट से जो कोर्सेज है फी 50% से भी कम होगा कंफर्म। तो ये आज की हमारी क्लास है जिसमें हमने आपसे सिर्फ पेपर 1 को डिस्कस किया कि कितने यूनिट हैं, कितने अंक ला सकते हैं, कौन सी पुस्तक देखें, और सबसे महत्वपूर्ण होता है नेट जेआरएफ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करें, चूंकि अब क्वेश्चन एग्जाम जो है ऑफलाइन फेल हो गया, ऑनलाइन ही होना है। तो ऑनलाइन हम ऐप पे आपको एग्जाम की तरह ही टाइमर सेट करके बिल्कुल उसी तरह हूबहू जो एग्जाम वो लेते हैं वैसा ही एग्जाम आपको हम 180 मिनट में 150 क्वेश्चन के अभ्यास का कराएंगे। तो जुड़िए हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, और निश्चित सफलता जो है वो आपकी कदम चूमेगी, ये मेरा विश्वास है। आप सफल हों, ऐसी शुभकामना के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।